रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है। अब जो खबरें आ रही थी वह यह थी कि दोनों के बीच एक बातचीत हो, एक समझौता हो जिससे युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों के बीच में, ये युद्ध को ख़त्म करने की और समझौते की बात के बीच में एक और अहम मुद्दा आया भारतीय मीडिया को लेकर। भारतीय मीडिया को लेकर क्या मुद्दा है मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा कि मौजूदा समय में भारतीय मीडिया की लगातार निंदाएं चलती रहीं कि निष्पक्ष खबरें नहीं दिखाता है। अब भारत के और दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में स्थित रशिया रूस के दूतावास ने भी यही कहा है कि हम भारतीय मीडिया से यह कहते हैं कि वह निष्पक्ष खबरें दिखाए जिससे भारत के लोगों को सही खबरें, सटीक खबरें मिल सकें। वह भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे, यह रूस के दूतावास ने कहा है। अब आप समझिए, यह बातें पहले देश के अंदर तक ही सीमित थी कि भारतीय मीडिया अपना अस्तित्व खत्म करती जा रही है, निष्पक्ष खबरें दिखाने में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके मन में जो भी आता है उस तरह की ही खबरें प्रस्तुत कर दी जाती हैं भारतीय मीडिया के द्वारा। ये आप लगातार देख रहे थे। अभी तक तो यह देश के अंदर की बात थी, आलोचनाएं होती थी तो उसका विरोध भी किया जाता था, जवाब भी मीडिया के द्वारा दे दिया जाता था कि आप टुकड़े टुकड़े हैं या आप ये हैं वो हैं, 10 तरह की बातें की जाती थी। अब जब रूसी दूतावास इसी बात को कह रहा है तो यह बात अब सोचनीय हो जाती है कि भारतीय मीडिया की शाख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी खराब होती जा रही है, यह सोचना होगा। वरना आने वाले समय में इस मीडिया का क्या महत्व रह जाएगा, इस सब बातों से आप भली भांति परिचित हैं कि अब रशिया ने भी यह बात कह दी। और केवल रशिया ही नहीं, आप खाड़ी देशों की बात भी करें, वह भी लगातार भारतीय मीडिया पर उंगली उठा चुका है। लेकिन चलिए, खाड़ी देशों को तो हम इस बात पर तौल सकते थे कि शायद कहीं ना कहीं धर्म और जाति को लेकर वह पक्षपात रवैया अपना रहा होगा, यह कहा जा सकता था, यह एक बचाव पक्ष था। लेकिन जब रशिया का दूतावास इस बात को कहता है तो अब यहाँ किस प्रकार का मुद्दा बन गया? अब यहाँ कोई मुद्दा नहीं बन सकता। अब आप यहाँ यह नहीं कह सकते हैं कि किसी प्रकार का पक्षपात है या नहीं है। अब हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया को लेकर कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी और यह युद्ध खत्म हो सकेगा। क्या वाकई में बातचीत से यह युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या ऐसे समझौते किए जाएंगे जो समझौते युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे? क्या वह समझौते दोनों देशों के लिए उतने सार्थक साबित होंगे कि युद्ध विराम हो जाएगा? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे यूक्रेन की। आखिर यूक्रेन ने ऐसे कौन से मुद्दे सामने रखे हैं जो रशिया मानेगा या नहीं मानेगा, और रूस ने ऐसी कौन सी बातें की हैं जिसको लेकर यूक्रेन राजी होगा या नहीं? क्या वाकई में दोनों का समझौता युद्ध विराम की घोषणा करेगा या नहीं करेगा? यह आज का मुद्दा है। यूक्रेन ने क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि जो डोनबास के दो जगह हैं जिनको अभी मौजूदा समय में रशिया ने आज़ाद किया है, जहां पर इस क्षेत्र में डोनेट्स्क और लुहांस्क 2 जगह हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वह रूस का समर्थन करते हैं, वह अपने आप को रूसी मानते हैं, वह पश्चिमी देशों से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये यहाँ के लोगों का कहना है, जिन्हें राष्ट्रवादी नहीं कहा जाता। यूक्रेन में कहा जाता है ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये देशद्रोही हैं। लगातार 8 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं यह एक युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है कि वह अपने आप को रूस के अधीन मानते हैं, लेकिन यूक्रेन अपने आप को पश्चिमी देशों के अधीन मानता है। तो यूक्रेन का कहना है कि इन 2 जगहों को पूरी तरह हमारे नियंत्रण में दे दिया जाए, हमें सौंप दिया जाए और उन्हें यूक्रेन का ही हिस्सा माना जाए। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यूक्रेन की यह है कि रूस जो है कीव से, जो राजधानी है यूक्रेन की कीव, वहाँ से अपनी सेना को वापस ले जाए बिना किसी शर्त के, यानी कि कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और रूस अपनी सेना को वापस ले जाए। तो यहाँ शर्त क्यों नहीं होनी चाहिए? शर्तों पर ही बात चल रही है, शर्त दोनों तरफ से होंगी।
तो यूक्रेन की यह बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि सेना को वापस ले जाए और बिना किसी शर्त के। तो यहाँ रूस का क्या फायदा है? यहाँ पर तो जो धर्म संकट है वह यूक्रेन के साथ है, उसे सारी शर्तें माननी होंगी। राजधानी जो घिरी हुई है वह यूक्रेन की घिरी है, जो सेना मौजूद है वह रूस की मौजूद है। युद्ध से जो खतरा है वह यूक्रेन को है, ना कि रूस को है। तो बिना शर्तों के वह अपनी सेना को क्यों वापस ले जाएगा? मुझे यह वाली शर्त बिल्कुल समझ में नहीं आई, यह समझौता बिल्कुल समझ में नहीं आया यूक्रेन का। और जब यह समझौता मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ही गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तो रूस इसको कैसे मानेगा? यह सोचने वाली बात है। अब तीसरी शर्त यह भी है कि जो क्रीमिया है 2014 में रूस के द्वारा आज़ाद कराया गया था यूक्रेन से, और रूस उसे अब सोवियत का हिस्सा मानता है, और क्रीमिया भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार है। तो यूक्रेन ने यह कहा है कि क्रीमिया भी हमें सौंप दिया जाना चाहिए। यूक्रेन की ये 3 बड़ी शर्तें हैं। और चौथी शर्त भी मैं आपको बता दूं यूक्रेन की, उसका यह भी कहना है कि यदि हम नाटो का हिस्सा बनने वाले हैं या बनना चाह रहे हैं या भविष्य में बन जाएंगे, तो रूस को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें पश्चिमी देशों से मेलजोल करने दे और नाटो का हिस्सा हमें बनने दे। सारा मुद्दा ही इसी बात से उठा है। यूक्रेन को तो क्रीमिया गिफ्ट किया गया था रूस के जरिए। रूस का यह कहना है कि आप नाटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इस समझौते में ही यही बात रखी जा रही है कि हमें नाटो का हिस्सा बनने दिया जाना चाहिए। तो ये 2 शर्तें जो हैं यूक्रेन की, कि बिना शर्त अपनी सेना को पीछे ले जाएं और हमें नाटो का हिस्सा बनने दें। जब यह मेरे गले नहीं उतर रही है तो रूस के गले यह बात उतरेगी कैसे? यह तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जब आप रूस की शर्तें सुनेंगे, बहुत लंबी चौड़ी शर्तें नहीं हैं अभी तक रूस की, उसकी 2 शर्तें हैं। जब यह 2 शर्तें आप रूस की सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर यह क्या शर्तें हैं और आखिर ये समझौता कैसे होगा और युद्ध विराम कैसे होगा। यह सोचने वाली बात होगी। तो रूस ने जो शर्तें रखी हैं, वह पहली शर्त यह है असैन्यकरण। अब क्या है यह असैन्यकरण? जो यूक्रेन पे थोपा जाना है, जो यूक्रेन से समझौता कर रहा है रूस, असैन्यकरण, यानी कि आप उतनी ही सेना अपनी देश में रख सकते हैं जो आपके देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने में सहायक साबित हो। समझे आप बात को? कि उतनी ही सेना रखिए जो आप किसी देश का साथ ना दे सकें किसी युद्ध में, किसी देश पर युद्ध ना कर सकें, बल्कि अपने देश के आंतरिक मामलों को ही सुलझाने के लिए जितनी सेना की आवश्यकता है, सिर्फ आप उतनी ही सेना रख सकते हैं। यह रूस ने पहली शर्त रखी है यूक्रेन के सामने। और जो दूसरी शर्त रखी है वह बहुत ही अहम है। उसने कहा है, रूस ने राष्ट्रपति, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोनी, उनसे कहा है कि जो क्रीमिया है पूरे पश्चिमी देश, उसे रूस का ही हिस्सा माने, सोवियत का ही हिस्सा माने। यह कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और जो यूक्रेन की शर्त है उसमें भी क्रीमिया शामिल है, जो रूस की शर्त है उसमें भी क्रीमिया शामिल है। जब क्रीमिया को लेकर ही एक विवाद है और दोनों की शर्तों में वह जगह शामिल है, तो आखिर यह समझौता कैसे होगा? बताएं आप, खुद सोचें इस बात को। और जो असैन्यकरण की बात की है रूस ने, उसके लिए आखिर क्रीमिया कैसे इसको मंजूरी देगा कि एक सीमित सेना रख सके? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इस पर यूक्रेन तैयार होगा। क्रीमिया और असैन्यकरण को लेकर यह मुद्दा विवाद बनेगा। विवाद कहना भी गलत होगा। यह जो टकराव होगा, इस पर तो दोनों देश ही तैयार नहीं होंगे, क्योंकि रूस इस वक्त घुटनों पर नहीं है कि वह किसी तरह की शर्तों को मानने के लिए विवश हो, बल्कि विवश तो यूक्रेन है, उसे रूस की हर तरह की शर्तें माननी होंगी। लेकिन जिस तरह की बातें यूक्रेन कर रहा है, उससे तो यह लगता है कि जैसे रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है और रूस को ज़रूरत है कि युद्ध विराम किया जाए।
यूक्रेन जिस तरह से बातें कर रहा है, जिस तरह की शर्तें रख रहा है, लगातार रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम किसी भी मानव को ढाल नहीं बना रहे हैं, शहरियों को, नागरिकों को हम बिल्कुल भी ढाल नहीं बना रहे हैं, उन पर हमले नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो सच्चाई है, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं कि हमारे 250 से 300 सिविलियन हैं, जो नागरिक हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है इस युद्ध में। हमारे शहरों पर बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है वह भी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुद्दा जो ये शर्तों का था, तो मैं आपको यह बता दूं कि इन शर्तों को लेकर के बिल्कुल भी युद्ध विराम नहीं हो सकता है। भले ही युद्ध विराम के कुछ और कारण बन जाएं, लेकिन इन शर्तों पर तो युद्ध विराम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्या इन शर्तों को लेकर युद्ध विराम हो सकता है? यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।